नमस्कार। ईएमआरस की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट का ओसाई फॉर लाइब्रेरी साइंस इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर सुमेश सर के जो गाइडलाइन के अनुसार आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आप लोगों को हर एक चीज़ पैटर्न वाइज समझाई जा रही है और साथ में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें आप तक प्रोवाइड की जा रही हैं। सुमेश सर खुद लाइब्रेरियन है और उनकी ही गाइडलाइन से बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना सिलेक्शन लिया है और साथ में आने वाले वक्त में भी हम लोग ऐसा ही बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि आप लोगों को जो है यहाँ पर जो तैयारी करवाई जा रही है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है और उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग उसको उसी तरह से फॉलो कर रहे होंगे जैसे सुमेश सर ने आपको बताया होगा, जैसे उन्होंने गाइड किया होगा। ओके, तो वैसे ही हम लोग आज जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर जो 2020 की शिक्षा नीति है उनके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि एनईपी पहला ही ऐसा फेज है जिसको इसमें जोड़ा गया है, क्योंकि ईएमआरएस की जो आपने सिलेबस आपने चेक किया होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की गई हैं और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने एग्जाम पैटर्न को भी उन्होंने चेंज किया है। तो अब इस तरह का जो पैटर्न है पहले कभी यूज नहीं हुआ किसी भी लाइब्रेरी एग्जाम में। ये पहली बार हुआ है जो इस तरह से अलग अलग पार्ट बनाए गए और हर एक पार्ट के अंदर अलग टॉपिक दिए गए और वो भी नेगेटिव मार्किंग और साथ में जो है क्वालिफाइंग नेचर भी इसमें रखा गया है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से पैटर्न है क्या नहीं है, वो सारा सुमेशन आप लोगों को बता दिया गया। अब हम लोग आज के टाइम में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये एग्जाम में पहले आता था या नहीं आता था उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आप ये भूल जाइए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली बार आपके पेपर में देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। पहले हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जो एग्ज़ाम होते थे उसमें हम लोग करंट अफेयर्स के जो पार्ट को पढ़ते थे उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग उसके बारे में जानकारी लेते थे, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। हर साल कुछ नई चीज़ें आपको सामने देखने को मिलती हैं एजुकेशन के रिलेटेड, या एजुकेशन में कुछ भी चेंजेस हुआ है वो आपको देखने को ज़रूर मिलता होगा। तो उसमें क्या है कि हम लोग करंट अफेयर्स वाले पार्ट में हम लोग एनईपी को पढ़ा करते थे, जिसमें क्या बदलाव हुआ, कब एनईपी आया था वगैरह, ये क्वेश्चन आया करते थे। तो हम लोग उसको इग्नोर कर लेते थे क्योंकि एक दो क्वेश्चन आता आया आया करता था। लेकिन इस बार ये हमारा इसका जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका लाइब्रेरी साइंस का, उसमें एक पार्ट है, वो है पार्ट नंबर 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट है ईएमआरएस के एग्ज़ाम में। क्योंकि इस पार्ट को अपने आपने बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया हो या आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कारण क्या है कि ये जो पार्ट है वो सबसे अच्छे मार्क लेकर देगा आप लोगों को, है ना। कैसे, देखिए 5th नंबर पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, इसमें लाइब्रेरी साइंस का पोर्शन आएगा और उसके साथ में है पेडागोजी, साथ में है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये तीन चीज़ें इसके साथ हैं। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का जो पोर्शन है वो है 65 नंबर का, यानी कि 65 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 65 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग है ऑब्वियसली, ये ध्यान रखिएगा। पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड एनईपी के जो क्वेश्चंस होंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 80 क्वेश्चन। ठीक है, अब जो 80 क्वेश्चन है वो 120 में से 80 क्वेश्चन यहीं पे मार्क होते हैं आपके। ठीक है, बाकी के जो अलग अलग पोर्शन बचे हैं, 4 पार्ट और बचे हैं 10-10 नंबर के, जिसमें 10-10 और 10 रीजनिंग, जीके, आईसीटी, ठीक है, कंप्यूटर का पोर्शन और टीचिंग एप्टीट्यूड, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे मेन पार्ट यही होता है 5 नंबर पार्ट। ठीक है, जिसमें 80 नंबर मार्क कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो लाइब्रेरी साइंस का पोर्शन है वो सुमेश सर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। अब 65 में से अगर आपने बहुत अच्छा, अभी टाइम आपके पास है, अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि लगभग ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर के एंड तक इसके एग्ज़ाम होने के चांस है, उससे पहले नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है इसको पढ़ने के लिए। तो जैसे सुमेश सर आपको बोलते हैं वैसे आप पढ़ते जाइए। लगभग यहाँ पर हम लोग सोचकर ये देख सकते हैं कि 55 के आसपास अगर आप नंबर मार्क कर लेते हैं, मैं 55 ही देख लेता हूँ क्योंकि 10 नंबर आप कहीं से भी मिस कर सकते हो। फिर भी हम लोग 55 के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ये 55 नंबर आप मार्क कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे पेडागोजी, पेडागोजी में अगर आप 6 नंबर भी मार्क कर लेते हो बहुत है। और बात रही एनईपी, एनईपी की हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको 5 में से 5 मार्क मिल जाए, क्योंकि एनईपी में ज़्यादा कुछ है नहीं। बिल्कुल साफ सुथरे क्वेश्चन आते हैं, क्लियरली क्वेश्चन आते हैं और आपको आराम से पता चल जाता है कि कहाँ पर इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है,
तो इसमें मैं अब आपको मानकर चलता हूँ कि 4 नंबर आप यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 64 क्वेश्चंस यहीं पे राइट हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी 60 ओके राइट। तो 65 नंबर यहाँ पर आप मार्क कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पर अगर आप दो दो सॉरी 4 नंबर भी अगर मार्क करते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाते हैं 16 नंबर, और यहाँ पर 16 नंबर अगर आप ऐड करते हैं तो 81 नंबर आते हैं, और बहुत अच्छे नंबर है। ठीक है, और आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ये आपकी थ्योरी होगी या आपका जो है टाइम टेबल होगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि 5वां नंबर पार्ट को पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने मार्क अच्छे कर लिए तो दूसरे वाले तो आपने काफ़ी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें पढ़े ही होंगे, क्योंकि ये वाले पार्ट हैं सिर्फ आपको रिवाइज करने हैं और कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन इस पार्ट को पढ़ना पड़ेगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपको खुद को देखना है कितना अपने आप को इम्प्रूव करना है। जो ये मार्किंग है ये सभी के लिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट ओसेफ और लाइब्रेरी साइंस के साथ जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो ये चीज़ें आपको जो पैटर्न वाइज आपको मिल रही है, वो ऑनलाइन स्कूल इंडिया नाम की एक ऐप है, वहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पर आप जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो ईएमएस के कोर्स के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है जैसे आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, और वहाँ पर आपको सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी और कंटिन्यू वहाँ पर क्लासेस हो रही है, राइट। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि एनईपी है क्या और इसमें होता क्या। सबसे पहले चीज़, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन क्या होता है ये आप लोगों को सबको पता है ना, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें किसी व्यक्ति को समाज में होने लायक उसको बनाया जाता है। ठीक है, अगर वो समाज में होने लायक जैसा बन जाता है, जैसे उसके नियम रूल्स वगैरह उसको समझ में आ जाते हैं, क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है उसको नादानियाँ करना पसंद होता है, वो एक्चुअली उसको पता नहीं होता समाज में क्या क्या चल रहा है, क्या होता है समाज वगैरह उसको नहीं पता होता। लेकिन जब वो जैसे 3-4 साल का होता है हम उसको स्कूल भेजते हैं। जब स्कूल जाता है वो थोड़ा नॉलेज लेता है, इधर उधर समाज के बारे में जानता है, कुछ नई चीज़ें सीखता है। जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसको, वो क्या करती है, उसको समाज में रहने लायक बनाती हैं। उसकी जो कहते हैं ना मेंटली जो हेल्थ होती है उसको बढ़ाया जाता है, और साथ में उनको सोचने का तरीका जो थिंकिंग वे है उसको समझाया जाता है कि किस तरह से आपको इस समाज में रहना होगा और क्या सोचना होगा। उसका कारण क्या होता है, इससे क्या होता है, एक तो वो खुद का ग्रोथ कर लेता है, साथ में सोसाइटी का भी ग्रोथ होता है, और कंट्री का भी साथ में एक डेवलपमेंट होता है। क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा नागरिक क्या करता है ना, सबको साथ में लेकर चलता है और देश का भला करता है, राइट। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो एजुकेशन में प्राप्त होती है। एक बच्चे को मानसिकता को बहुत अच्छी तरीके से क्या करता है, उसको बढ़ावा देता है और बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाता है। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्या है क्या नहीं है उसको बिल्कुल कम समझ में आएगा। क्योंकि आज का जो ज़माना है वो टेक्निकल ज़माना है, और साथ में ऐसा आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत आगे जाने वाली है, इसलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है। अब बात करते हैं शिक्षा नीति क्या होती है ना, क्वेश्चन यही बनता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करें, एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसे कहते हैं एजुकेशन पॉलिसी, व्हाट इज द मीन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। अब क्या होता है, एजुकेशन देना ज़रूरी होता है हर एक स्टूडेंट को, लेकिन अब क्या करेंगे, क्या क्या एक छोटा सा बच्चा जो 3 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा है नेक्स्ट ईयर, या क्या जो फिफ्थ क्लास है या सिक्स क्लास है, उस क्लास के बारे में वो पढ़ सकता है क्या, या उसकी जो बुक है उसके बारे में पढ़ सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अभी उसकी ग्रोथ हुई नहीं है, राइट। जब उसकी ग्रोथ होगी वो धीरे धीरे होगी, ग्रेजुअली एकदम थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ाया जाएगा, तब जाकर वो 6, 9, 10 ऐसी क्लासेस को क्लियर करता जाएगा। ये पैटर्न वाइज चलता रहता है। ठीक है, इस पैटर्न में क्या होगा कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जो है मानसिकता को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ग्रोथ किया जाता है, तब जाकर वो अगली वाली क्लास को हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एक पैटर्न बनाया जाता है वो इस नीति के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है उसको नीति को बनाई जाती है, और उसमें क्या होता है कि आप लोगों को जो अभी जैसे पैटर्न आ रहा है, जैसे हम लोग पहले क्या होता था कि आज से काफ़ी टाइम पहले हमने जैसे पढ़ा है, सुना है, जिसमें ये बताया जाता था कि आज से हज़ारों साल पहले स्टूडेंट जो हैं करीबन छोटी एज में गुरुकुल चले जाते थे, और गुरुकुल जाने के बाद जब उनकी एजुकेशन क्लियर होती थी, कंप्लीट होती थी, आफ्टर दैट वो इस घर पे आते थे। अब आज के टाइम में क्या हुआ, जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे अंग्रेज आए उसमें चले गए, उन्होंने
एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया। उन्होंने अब क्या किया कि क्लासेस वाइज उन्होंने चीज़ें रखी हैं ताकि आप अलग अलग जो है पैटर्न को फॉलो कर सको। इसी पैटर्न को हम लोग आज भी पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट टू 10 पढ़ना, फिर 11th-12th को पढ़ते हैं, फिर हम लोग कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह का एक पैटर्न बनाया गया है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, शिक्षा नीति किसे कहा जाता है। यह नीति बच्चों को उचित शिक्षा उपलब्ध करवाता है। क्या कराता है? उचित शिक्षा उपलब्ध करवाता है। दिस पॉलिसी इज मेड टू प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन, ठीक है, टू द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को बहुत अच्छी तरह से शिक्षा प्रोवाइड कराया जाता है। और शिक्षा नीति जो है केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। एजुकेशन पॉलिसी इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक ऐसा है जहां पर हर एक स्टूडेंट को, हर एक स्टेट के स्टूडेंट्स को कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो शिक्षा नीति किसके हाथ में? केंद्र सरकार में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में है। ठीक है, शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था का क्या होता है? पैटर्न तैयार किया जाता है। राइट, द पैटर्न ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज प्रिपेयर्ड अंडर द एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ही ये जो है पैटर्न फॉलो किया जाता है, एक इससे ऐसा सिस्टम बनाया जाता है। उस शिक्षा व्यवस्था के पैटर्न को पूरे देश में लागू किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो एट आउटलाइन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड इन द होल कंट्री। ओके, इससे क्या बोला जाता है? शिक्षा नीति बोला जाता है कि गवर्नमेंट को पता है कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको क्या अभी जो है चीजें अच्छी लगेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे विद्वान हैं, समझदार लोग हैं, एजुकेटर हैं, वो क्या करते हैं, आगे जाकर उस नीति के बारे में कुछ गड़बड़ होती है, उसको सही किया जाता है, फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करता है। राइट, ठीक है, इतनी आप लोगों को पता होगा बात, यहाँ पर कोई क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। बट आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको शिक्षा के बारे में बताया, शिक्षा होती क्या है, उसमें क्या होता है कि न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का विकास करना। जैसे मैंने आपको बोला है, डेवलपमेंट ऑफ जस्ट एंड फेयर सोसाइटी, है ना। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें आपको जस्टिस मिले, ठीक है, फेयरली सारी चीजें हों, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ गलत चीजें हों आपके साथ में, है ना। तो ये एक ऐसे समाज को प्रदर्शित करता है, कौन? एजुकेशन। जो शिक्षा होती है वो आपको बराबर एक लेवल बनाए रखता है सोसाइटी में। राष्ट्रीय विकास करवाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल डेवलपमेंट होता है और पूर्ण मानवीय क्षमता को प्राप्त करता है, यानी कि अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। देखिए देखिए, हर एक इंसान में अलग अलग एबिलिटी होती है। किसी को आने वाले टाइम में मैथमेटिक्स अच्छी लगती है तो आने वाले टाइम में कुछ और करेगा काम, ठीक है। किसी को बायोलॉजी में चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आने वाले टाइम में डॉक्टर बनेगा, कुछ इंजीनियर बनेंगे। ये क्या करेंगे? अपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उसका यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको वो चीज़ें पसंद है। इससे क्या होगा? हम लोग उस एबिलिटी को जान पाएंगे और हम लोग क्या कर पाएंगे? एक ह्यूमन पोटेंशियल को जान पाएंगे और हम लोग एक देश का भला करेंगे, एक आने वाले समाज को भला करेंगे। और ऐसी ही चीज़ें क्या होगी? हमें नेशनल डेवलपमेंट की तरफ ढकेलेगी। तो हमें ऐसी चीज़ें अचीव कराने के लिए क्या ज़रूरी है? एजुकेशन ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है। राइट, चलिए अब हम लोग जो बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि हम लोग शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, अभी इंडिया में क्या चल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को सबको पता है कि एजुकेशन फ्री रखी गई है ना। प्राथमिक यानी कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके लिए लगभग चीज़ें जो है फ्री रखी गई हैं, ताकि स्टूडेंट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो आ पाएँ। अब हम लोग इतनी शिक्षा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इतनी क्यों चर्चा कर रहे हैं? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट रोल यही आता है कि इंडिया की जनसंख्या यानी कि हमारी पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। हम लोग नंबर फर्स्ट पे आते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक स्टडी में एक स्टडी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है आने वाले कुछ ही वक्त में हमारी सबसे युवा पॉपुलेशन होने वाली है, यानी कि जो पॉपुलेशन होगी सबसे ज़्यादा यूथ होंगे इसमें। और अगर यूथ होंगे तो उसमें क्या होता? एक तो समझ अच्छी तरीके से उसमें डेवलप हो जाती है, साथ में काम करने का जो टाइमिंग होता है, जैसे एक बुजुर्ग आदमी काम करता है, एक जवान आदमी काम करता है, उनमें फ़र्क होता है ना। एक बंदा जो जवान होता है वो प्रॉपरली उसको काम कर पाता है और अच्छे ज़्यादा वक्त नहीं लेके जाता है ना, और ज़्यादा सिटिंग भी हो सकती है उसकी। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आने वाले टाइम में हमारा जो पॉपुलेशन होगा यूथ के अकॉर्डिंग होगा, और वहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग एजुकेशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए ना, तो जो इंडिया है, जो डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री में चला जाएगा, ये हमारा मानना है।
ठीक है। चलिए, अभी एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 6 to 14 ईयर तक के बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है, अनिवार्य एंड निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या किया जा रहा है, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो यहां पर एक बोला गया है कि एक नियम बनाया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, एक तो फ्री एजुकेशन होनी चाहिए और कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, तो सबसे बड़ी बात है कि 1986 तक हमने बहुत सारे रूल्स बनाए थे। ठीक है, उसके बारे में आगे जो क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद में जो फ्री एजुकेशन है उससे पहले हमने कभी सोचा नहीं था। जैसे हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 के टाइम में, आफ्टर दैट हमने एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे कुछ बदलाव किए थे, लेकिन फ्री शिक्षा के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन फ्री शिक्षा के बारे में कब सोचा था, तो याद रखना वो एक नियम आता है, वो आता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, हमने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई थी, वो जो पॉलिसीज थी वो 1986 तक हमने बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन उसके बाद में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया था। इसमें हमने क्या किया था, हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन को कंप्लीटली फ्री करेंगे, ये हमने बात की थी। ठीक है, और ये कंपल्सरी भी होगा, विच प्रोवाइड द लीगल बेसिस फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। राइट, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि उसके लिए अब एक्ट बनाया गया। ठीक है, अधिनियम तो बन गया था। अब देखिए, एक अनुच्छेद आता है, एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल आता है 21A। राइट, उसमें क्या बोला गया है, 6 to 14 वर्ष के जो बच्चों हैं उनके लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन होना चाहिए। ठीक है, और वो कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम 6 to 14 ईयर के चिल्ड्रंस के लिए होना चाहिए। राइट, तो हमने इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आरटी एक्ट 2009, इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बोलते हैं, जो इसमें आता है। यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हैं। अगर आप स्टेट सेंटर के जो एग्जाम है उसमें देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल पूछ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर नीति पूछ सकता है कि कब हुआ था, ये सारी चीजें ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब बढ़ते हैं आगे। अब इस एनईपी को हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ तक मैंने बता दिया कि इंडिया में होता क्या है, एजुकेशन क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं एनईपी आया कैसा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई कैसे, हमारे दिमाग में कैसे आया कि इस तरह की एक पॉलिसी बननी चाहिए था जहाँ पर स्टूडेंट का भला हो और वो आगे देश को बागडोर संभाल सके। ऐसे तो हम लोगों को पहले से ही पता था, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी हम लोग सभ्यताओं से आए हैं जहाँ पर हम लोग एजुकेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझे। पर अभी ऐसा क्या हुआ आने वाले वक्त में कि हमने इसको ज़्यादा हमने इम्प्लीमेंट किया, एनईपी के बारे में हमने ज़्यादा स्टडी करी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला 1947 तक हमने बहुत सारी चीज़ें सहन करी थी। जैसे हम लोग आज़ाद हुए उसके बाद में हमने कुछ नई चीज़ें अचीव करी। ठीक है, जिसमें हम लोगों को कृषकों के लिए, खेती के लिए कुछ अच्छा करने का कोशिश करी, हमने बिजनेस रोल मॉडल्स बनाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें की थी। लेकिन एक टाइम आता है 1948 के टाइम में, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसके बारे में सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग एजुकेशन में क्या करें ताकि आने वाली पीढ़ी, जो नेक्स्ट जो फ्यूचर है हमारा, वो हमारे लिए काम कर पाए। तो 1948 के वक्त में क्या होते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन, इनको कौन नहीं जानता, हर एक व्यक्ति जानता है, डॉक्टर राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट। और उसी वक्त में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1948 के टाइम इसके कदम लग जाते हैं। यानी कि 1948 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर द chairmanship of Dr. Radhakrishnan. Since then, the formulations of the national education policy had also started, है ना। यहाँ पर हमारी जो है नेशनल एजुकेशन बिगिन हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। राइट, तो यहाँ पर हमने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया था जब हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, वो उनके ऊपर, तो जब ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बने थे, तब हमारे ये दिमाग में चीज़ें आई थी। नेक्स्ट, अब यहाँ तक वहाँ पे हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सोचा था, थोड़ा टाइम बीत जाता है।
और उसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है 1964 के टाइम में, यानी कि आज़ादी के कुछ वक्त तक हम लोग एजुकेशन को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे थे, लेकिन बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हम लोगों को दिक्कत आ रही थी, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, है ना। उनको लग रहा था कि नहीं नहीं हम लोग चला लेंगे। तो 1964 के टाइम में क्या होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस होने लगती है, क्योंकि हमने उसके बारे में सिर्फ सोचा था, इम्प्लीमेंट नहीं किया था। हमने बोला था कि चलो आने वाले वक्त में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सोचेंगे। ये 1948 की बात है जब डॉक्टर राधाकृष्णन अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो हमने ये सोचा था कि इस तरह से होना चाहिए, लेकिन उस समय ज़रूरत ज़्यादा नहीं थी, तो हमने उसको होल्ड पे रख दिया। लेकिन वक्त आता है 1964 का। इस वक्त में क्या होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस होती है। 1964 में द नीड फॉर अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज फेल्ट, हमें ये फील होता है। अब उसी वक्त में देखो उस वक्त में कांग्रेस की सरकार होती है, राइट है। ध्यान रखना 1964 से लगाकर 1966 तक, ठीक है, उसमें जो पीएम होते हैं वो हमारे होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री साहब होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सॉरी, ठीक है। ये कांग्रेस की सरकार होती है और उसी टाइम में कांग्रेस एक सांसद होते हैं जिनका नाम है सिद्धेश्वर प्रसाद, ध्यान रखना, ठीक है। कांग्रेस एमपी सिद्धेश्वर प्रसाद, इनके दिमाग में एक चीज आती है कि हमने एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ गलत कर दिया, ठीक है। इन्होंने आलोचना करते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को कि आपने अभी तक एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा, आपने अलग अलग फील्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें कर ली, लेकिन एजुकेशन के बारे में क्या। क्योंकि एजुकेशन जिस तरह से हमने सोचा था वैसा हो नहीं रहा, जैसा हमने पैटर्न देखा था वो कभी आ नहीं रहा। और इससे क्या होते हैं, बच्चे आ नहीं रहे, स्कूल्स में नहीं आ रहे, उनको एजुकेट नहीं किया जा रहा। जो भारत है गरीबी की तरफ बढ़ रहा है और स्टूडेंट जो हैं जो इलिटरेट हो रहे हैं वो कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे आने वाले वक्त में। ऐसी बहुत सारी आलोचना की गई थी पार्लियामेंट में, तब जाकर गवर्नमेंट के कानों में बात पहुंची एंड आफ्टर दैट उन्होंने कुछ करने की कोशिश की थी। और उसी वक्त में क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया जाता है और इसके टाइम में तत्कालीन यानी उसी वक्त के यूजीसी अध्यक्ष होते हैं DS कोठारी, यानी कि दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में इनको चेयरमैन बनाया जाता है। एक 17 सदस्य वाली मेंबर वाली शिक्षा आयोग का उनको नियुक्त किया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, है ना, एजुकेशन के बारे में बता सके कि हमें क्या करना चाहिए आगे। तो a 17 members education commission was appointed under the chairmanship of the then UGC chairman DS कोठारी, यानी कि दौलत सिंह कोठारी, टू ड्राफ्ट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। अब उनको बताया जाता है कि अब आपको कुछ काम करना होगा, तो दौलत सिंह साहब को जो है वहाँ पर लगाया जाता है, कोठारी साहब को। तो वो क्या करते हैं कि थोड़े वक्त के बाद में ये है कोठारी साहब, ठीक है, फिर अपनी बात वो रखते हैं कि इस तरह से हमें करना चाहिए काम, ठीक है। अब ये होता क्या है 1968 के वक्त में, ठीक है, थोड़े वक्त के बाद में 1968 के टाइम में संसद द्वारा पहली शिक्षा नीति को पारित कर लिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान रखना। अब इसमें क्या आता है, इसकी सिफारिश किसने की थी, कोठारी आयोग की सिफारिश चली थी, ध्यान रखा। रिकमेंड कौन किए थे, वो किए थे कोठारी कमीशन ने इसको रिकमेंडेड, ठीक है, इन्हें रिकमेंडेशन दिया था, राइट, कि हमें अब जो है इस तरह से पॉलिसी बनानी चाहिए और करना चाहिए। उसी वक्त में 1968 के वक्त में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब याद रखना उस टाइम में, उस समय जो है हमारे उस टाइम में पीएम जो थे वो थे इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, उसी वक्त में हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं, एक तो ये आता कि कब हुआ था, दूसरी बात आती किस आयोग ने इसकी सिफारिश की थी, थर्ड थिंग उसमें पीएम कौन थे जिसने इसको इसको इम्प्लीमेंट किया था या उसको जो है पास किया था, राइट। चलिए 1985 के वक्त में, उस समय अगस्त का टाइम चल रहा था, उसमें शिक्षा की चुनौती नामक ये दस्तावेज तैयार किए थे, यानी कि 68 के टाइम में हमने बहुत अच्छी तरह से किया था, जिससे जो है एजुकेशन में कुछ फर्क पड़ा था, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ नया करना था, तो 1985 के टाइम में शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किए थे, ठीक है। हमने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाए थे 1985 अगस्त के टाइम में, जिसको बोला जाता है चैलेंज ऑफ
education was prepared in which different section of India, intellectual, social, political, professional, administrative, etc. gave their comments related to education. तो हमने क्या किया, इस दस्तावेज में अलग अलग वर्गों को लिया गया, जिसमें बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक, प्रशासकीय एग्जेक्ट्रा, ये इतनी सारी आती हैं, शिक्षा संबंधित टिप्पणियां दी गई थी उस वक्त कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरह से हम लोग कुछ नया कर सकते हैं। ये सारी चीजें वहां पर मौजूद हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीजों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं 1986। ठीक है, अब उसी के बाद में हमें ऐसा महसूस होता है कि इतनी सारे जो हैं हमने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जब बात की थी तब बहुत सारी लोगों की सिफारिशें आई थी कि हमें कुछ नया करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है 1986। अब इसमें क्या होता है, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पारित कर दिया जाता है, पास करवाया जाता है। सेकेंड एजुकेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पास करवा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इस वक्त में हमने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर ली थी, क्योंकि पहले सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, हम सबक तभी सीखते हैं जब हमने कभी गलती की हो। तो ऐसी गलतियां कर रहे थे, और हमने अब जो है सेकंड जो है नेशनल जो पॉलिसी है उसको निकाल दिया था, एजुकेशन पॉलिसी को निकाल दिया था। अब बात आती 1988, लेकिन उससे पहले 1987, लेकिन उससे भी पहले एक और जो है पॉइंट हम लोग भूल रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस समय पीएम कौन थे? उस समय पीएम थे राजीव गांधी। राजीव गांधी साहब थे। ठीक है, ये वो शख्स हैं जिन्होंने इंडिया में एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सारी अच्छी चीज़ें की थी। जैसे आप जो कंप्यूटर आज चला रहे हो, हर एक जगह जो कंप्यूटर के बारे में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, वो यही जो पीएम थे जिन्होंने जो एजुकेशन के साथ कंप्यूटर को जोड़ना स्टार्ट किया था, और इंडिया को कंप्यूटर के बारे में बताना स्टार्ट किया था कि हमें अब इंडिया में एजुकेशन में ये भी जोड़ना है। ठीक है, ध्यान रखना। 1986 के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसी के साथ में 1987 में क्या हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 1987 में, ठीक है, उसमें हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, पीएम वही है राजीव गांधी साहब। अब उन्होंने क्या किया था कि ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया था 1987 के वक्त में। उसमें ये बताया गया है कि हमें क्या करना है कि एक प्राइमरी स्कूल के जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी थिंग्स हैं, जितने भी जो कहते हैं ना, जो मिनिमम जो हमारी ज़रूरत है, जो हम लोग नीड है जिस चीज़ों की, मैक्सिमम जो भी चीज़ें वो उसको फ्री प्रोवाइड कर दो, और उनको जितनी भी चीज़ें चाहिए वो उनको दे दो गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, ताकि प्राइमरी स्कूल्स को क्लियर किया जा सके, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए, वो अपनी स्टडी जारी कर रखें। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि पहले क्या होता था, ब्लैक बोर्ड नहीं था, है ना, चौक्स नहीं थे, ना बैठने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से जो है देश गुजर रहा था, जिसमें एजुकेशन अच्छे से प्रॉपरली मिल नहीं रहा था। बच्चे स्कूल आने से डर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि क्या पढ़ेंगे जाकर, कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया गया, ताकि स्टूडेंट आए, उसको अच्छे से उसको ब्लैक बोर्ड दिखे, ब्लैक बोर्ड में सारी चीज़ें मिले। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई थी। वो थे किसमें? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाले पोर्शन में। ठीक है, जो 1987 में हुआ था, यानी कि उनको ऐसी सारी सुविधाएं मिल जाएं जो सारी न्यूनतम हो, यानी कि नॉर्मली जो है सारी आपको जो नीडेड चीज़ें हैं वो आपको मिल सके। आफ्टर दैट 1988 में क्या हुआ था 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसे NLM बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द नेशनल लिटरेसी मिशन NLM was launched with the objective of providing functional literacy to all illiterate persons in the age group of 15 to 35 years। याद रखना, 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों के लिए कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। ध्यान रखना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये इसको स्टार्ट क्यों किया गया था? क्योंकि देखो, गवर्नमेंट ने कोशिश की थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से, ताकि प्राइमरी स्कूल में बच्चों को ठहरा जा सकता है। उसके बाद में जब वो उस टाइम में जो एज लिमिट थी वो इलिटरेट जो व्यक्तियों की थी, वो 15 से ज़्यादा के जितने भी लोग थे वो सारे लगभग इलिटरेट थे। तो उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की गई थी, ताकि वो जब अपना काम कर करा के जब वापस आए घर पे, तो 1 घंटा वो पढ़ाई कर सके, ताकि वो कुछ चीज़ें समझ सकें। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने 15 to 35 ईयर के बीच में एक कार्यात्मक जो है
चीज़ें बनाई थी, है ना, जिसमें क्या होगा उन्हें साक्षरता प्रदान की जा सकती है, ठीक है, उनको लिटरेट किया जा सकता है इलिटरेट से, राइट। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट अब 1988 के टाइम में ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद में आता है 1992, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नई शिक्षा नीति को संशोधित किया गया था, है ना, हम लोग इसको चेंजेस किया था, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज रिवाइज। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस समय जो हमारे पीएम थे वो थे नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारे पीएम थे उस वक्त, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ों को। तो इस टाइम में जो है सबसे, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना 1992, है ना, हमने कब इसको जो है सेकंड जो हमारी दूसरी शिक्षा नीति थी उस नीति को संशोधित कब किया था, 1992 के टाइम में किया था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2020 के वक्त की बात करें, 2020 की बात करें, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन भी सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इसी के बेस के अनुसार है, ध्यान रखना। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, और ये करीबन 34 ईयर के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट है 34 ईयर के बाद में भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक सुधार है। तो द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, है ना। दिस इज इंडियाज बिगेस्ट एजुकेशन रिफॉर्म आफ्टर 34 ईयर, 34 ईयर के बाद में ये हो रहा है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कितने सालों के बाद में ये चेंजेस हुआ था, तो 34 ईयर के बाद में हुआ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसमें एक और चीज इसको ऐड कर लीजिएगा, वो ये है, ये कब हुआ था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया 29 जुलाई 2020 के टाइम में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आने लायक है, 29 जुलाई 2020, ठीक है, करीबन 34 ईयर इसमें लगे थे, राइट। चलिए अब बात ये करते हैं कि यहां तक हमने सारे फैक्ट पढ़ लिए हैं। अब आगे के फैक्ट, है ना, हमने जो है इसकी क्लास बना दी है। जो 2020 में अब क्या हुआ था कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, उसका कारण ये था कि यूएसए में एक समिट होता है, उस समिट के अकॉर्डिंग एसडीजी, एसडी और जी 4 एक गोल है, उसको हमने जो है उस गोल को हमने उसके बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके बारे में हमने डिस्कस किया वहाँ पर समिट में, इसके बारे में बताया गया और भारत ने इसको अप्रूवल किया और उन्होंने बोला कि 2030 तक एसडीजी को क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब ये एसडीजी है क्या, क्या है ना, 2030 में क्या क्या होने वाला है, या इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब क्या नया चीज़ें थी जिसमें क्वेश्चन जो है एग्जाम में पुटअप हो सकता है, वो हमने जो है क्लासें ऐड कर दी हैं। आप एप्लीकेशन में जुड़ जाएगा, ऑनलाइन स्कूल इंडिया नाम की एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर आप लोगों को ये क्लासेस प्रॉपरली मिल जाएगी और नई जो टेस्टीज हैं वगैरह वो सारी वहाँ पर ऐड हो की जा रही हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। जितना भी हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, उसी तरह ध्यान रखना। भारत में पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अब यहां पर आता है कि इन विच ईयर वाज फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया, ठीक है। आप जितना भी अभी पढ़े हैं ना उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपने कुछ भी पढ़ा हो ना, अगर आपने गलत भी यहाँ पर आंसर दिया हो तो आपको ये पता रहेगा कि मैंने यहाँ पर गलती की थी और उसका राइट आंसर ये है, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें छप जाए और जो गलत है वो आपके दिमाग में हट जाएगा और जो राइट है वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, फिर आप कभी गलती नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत में पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, वो होता ऑप्शन नंबर सी, 1968 के टाइम में, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? बहुत इंपॉर्टेंट, कैबिनेट की मंजूरी जैसे मैंने अभी लिखा था, ठीक है। तो व्हेन डिड द कैबिनेट अप्रूव द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन इंडिया? तो ध्यान रखना वो आएगा 29 जुलाई 2020, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह लागू किया गया, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन प्लेस ऑफ विच एजुकेशन पॉलिसी, इसको किस एजुकेशन पॉलिसी के साथ चेंजेस किया गया, ध्यान रखिए क्या आंसर होगा आपका, राइट, एनईपी 1986 के साथ में इसको चेंजेस किया गया था। 34 ईयर, जैसे मैंने बताया 34 ईयर लगे थे, ठीक है। नेक्स्ट आता राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, इन विच ईयर द नेशनल लिटरेसी मिशन वाज स्टार्टेड। जैसे मैंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का बोला था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, उसी के बाद में इसको कर दिया गया था, ठीक है। अब यहां पर दो क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब होता है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब होती है, तो ध्यान रखना वो उसकी शुरुआत होती है 1988 के टाइम में और ये होती है 1987 के वक्त में, जैसे अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई उसमें बदलाव कब किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, बदलाव कब किया गया था, तो व्हेन वाज द चेंज मेड इन द एजुकेशन पॉलिसी विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1986 में, उसको चेंज कब किया गया था, तो कब किया गया था 1992 के वक्त में चेंज किया था, ध्यान रखना, ठीक है, मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट बोला था। ओके, तो नाउ यहाँ पर क्लास हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ तक हमने बहुत चीज़ें समझ ली हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आगे की जो क्लासेस हैं वो आप हमसे जुड़ जाएगा, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ जाइए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी हो, और साथ में कमेंट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हम लोगों को चेंजेस करना चाहिए या क्या हम लोगों को कुछ और नया करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो कमेंट है उसके ऊपर हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे। और साथ में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, ऐसी पढ़ना चाहते हो और चाह रहे हो कि जल्दी से आपकी जॉब लग जाए और लाइब्रेरी साइंस का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोगों को ईएमआरस के लिए, तो ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग हो वो जो करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ जाइए, जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, जो प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, राइट। तो मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में, ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, खुश रहिए और इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।